हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कम बैक मिशन माध्यमिक 2025। तो क्या आप लोग तैयार हैं? मैं तो इधर तैयार हूँ। ठंड का मौसम है, ठंड तो लग रहा होगा ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैकेट लगा लो, जो भी कर लो, इस बार माध्यमिक पार। तो चलिए, अभी तक का जो पहले वाला लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़े होंगे। अभी ये वाला लेक्चर हम लोगों का फाइनल लेक्चर होगा। हाँ, पहले ही बता दूंगा, पूरा डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ जहाँ भी है, जैसे भी है, एकदम पेन पेंसिल जो भी हो, अपना कॉपी वगैरह लेके नोट करते जाना। ज़रूरत पड़े तो मेरा वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स वगैरह भी कॉपी कर सकते हो। और पहले ही बता दूंगा, अगर आप लोगों को मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। अभी चलिए शुरू करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा, अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जितना भी इस चैप्टर से टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ये पूरा कंप्लीट चैप्टर इसी लेक्चर्स पे कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं होल सेशन में इसके बारे में मोटा मोटी आइडिया तो लिया होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, हम लोगों का जो धरती है ना, धरती का अपना खुद एक टेम्परेचर रहता है। और हम सभी लोग को पता है, हम उस जनरेशन से बिलोंग्स करते हैं जहाँ डे बाय डे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस साल भी गर्मी बहुत बढ़ा था। तो हम लोगों का जो धरती का जो तापमान रहता है, वो डे बाय डे बढ़ने का रीजन ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से बढ़ता है। ओके, तो इसके पीछे क्या है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में डेफिनेशन में जैसे कि लिखा है, डेफिनेशन पहले ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग समझते हैं। द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब एक्चुअल में हम लोगों का बेसिक्स लैंग्वेज में अगर जाना जाए तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब हम लोगों का पृथ्वी यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना। किस वजह से बढ़ता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बढ़ता है। ओके, द गैसेस इन्वॉल्व इन वार्मिंग ऑफ द अर्थ आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा बच्चों, देखिए क्या ये डेफिनेशन पढ़ना है? हाँ, कभी कभी आता है डेफिनेशन। ओके, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो गैसेस जिनके वजह से हम लोगों का धरती का तापमान बढ़ता है, तो उन गैसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, तो जिन प्रतिक्रिया से, जिन प्रोसेस से, जिन फिनोमिना से ग्रीन हाउस गैसेस के मदद से हम लोगों का पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को याद करना क्या मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से धरती गर्म हो रहा है, इसके वजह से बहुत सारा दिक्कतें आते हैं। क्या ग्रीन हाउस नहीं होने से पृथ्वी नहीं चलेगा? नो बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस हम लोगों के लिए जरूरत है। क्यों? अगर देखिए ये क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस would have been -20°C to -30°C in absence of greenhouse gases। इसका मतलब क्या है? अगर हम लोगों का धरती से ग्रीन हाउस गैसेस को पूरा उठा के फेंक दिया, यानी कि पूरा ग्रीन हाउस गैसेस को हटा दिया, तो हम लोगों का धरती का जो तापमान है एकदम ड्रॉप होने वाला है। कहां से? -20°C से -30°C तक पहुंच सकता है। आप लोगों को पता है 0°C में तो जमना शुरू कर देगा। तो इमेजिन कर सकते हैं -20°C और -30°C में हम लोगों का अर्थ का हालत कैसे होगा। इसीलिए बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के मदद से हम लोगों का धरती का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कौन सा गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। हमेशा याद रखना, ये बात दिमाग में, दिल में, कहीं भी हो, छपवा लो। जब भी ग्रीन हाउस गैसेस का बात होगा, सबसे बदनाम गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ग्रीन हाउस गैसेस अगर आप लोगों को कभी पूछा जाता है तो सबसे पहले कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर वेपर है, और उसके बाद CH4 यानी कि मीथेन, उसके बाद N2O, और उसके बाद CFC। हाँ जी, KFC नहीं है, ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो ये, और इनमें से सबसे भयंकर कंट्रीब्यूशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या? ग्रीन हाउस गैसेस में से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड के है। ये हमेशा पूछा जाता है, आप लोगों को याद करना है। ओके,
और दूसरी चीज हम लोगों को नोट क्या करना है, क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी ग्रीन हाउस गैसेस में आता है? नो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी ग्रीन हाउस गैसेस पे नहीं आता है। तो आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कट होना है। ओके, तो मेरे बच्चों हम लोगों ने समझा ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है। अगर धरती का तापमान बढ़ रहा है तो धरती का तापमान बढ़ने को ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन रीजन क्या क्या है ये बताना चाहता हूँ। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन रीजन है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरा, प्लांट्स वगैरह से भी ग्लोबल वार्मिंग हम लोगों को होता है, और फॉरेस्ट फायर से भी होता है। जब जंगल वगैरह में आग लग जाता है तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। और डिफॉरेस्टेशन, अगर आप लोग पेड़ पौधा ज्यादा काटोगे तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन के लिए कम रहेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा और हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग होगा। और लास्ट में है स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्री। जितना भी गाड़ी घोड़ा ये फैक्ट्रीज वगैरह से जितना भी धुआं वगैरह निकलता है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके वजह से हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। जो आप लोगों को लग रहा होगा ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इस किसके वजह से हम लोगों का धरती का तापमान बढ़ता है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, हम लोगों को क्या, हम लोग तो फैन एसी में बैठ लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, यह आप लोगों का मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे कि इधर देखिए, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या नुकसान हम लोगों को भुगतने को पड़ता है अगर ग्लोबल वार्मिंग होने से। सबसे पहले तो देखिए, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही क्या है, धरती तापमान बढ़ना। तो सबसे पहले तो हम लोगों का अर्थ का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके वजह से आप लोगों को गर्मी महीना में क्लासेस वगैरह में भी बहुत मुश्किल होगा रहने के लिए, है ना। और दूसरा चीज है माइग्रेशन। क्या है माइग्रेशन? माइग्रेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट होना। तो माइग्रेशन क्या क्या चीज का देखने को मिलेगा, एनिमल का माइग्रेशन देखने को मिलेगा, बर्ड्स का माइग्रेशन देखने को मिलेगा और इंसेक्ट का माइग्रेशन देखने को मिलेगा। तो माइग्रेशन होने से क्या दिक्कत होगा, देखिए माइग्रेशन होने से जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, बायोडाइवर्सिटी पूरा तहस नहस हो जाएगा। ओके, और तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मस्कीटोज है, मस्कीटोज वगैरह एकदम खतरनाक रेट में बढ़ जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा, अगर मस्कीटोज यानी कि मच्छर वगैरह अगर बढ़ गया तो आप लोगों का बहुत सारा डिजीजेस वगैरह स्प्रेड होने का, फैलने का चांसेस है। जैसे कि डेंगू हुआ, है ना, मलेरिया हुआ और चिकनगुनिया वगैरह। ओके, तो ये सभी तमाम जो है नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ेगा अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग एक एज ए स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आप लोग क्या इनिशिएटिव उठा सकते हैं, प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ओके, तो मेरे बच्चों अभी ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ लिया, है ना, इसका कॉजेस वगैरह भी पढ़ लिया, इसके वजह से जो जो भी नुकसान होगा वो भी पढ़ लिया। तो अभी हम लोग क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते रहना देना चाहिए? नो, हम लोगों को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है आने वाला फ्यूचर भी इम्पैक्ट करेगा और हम लोगों को ही दिक्कत होगा। ओके, इसलिए हम लोगों को इनिशिएटिव वगैरह उठाना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, काफ़ी हद तक कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, जो बेसिक स्टेप है जो हर कोई कर सकता है, जो आप लोग भी कर सकते हो, वो ये है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जितना हो सके आप लोग पेड़ पौधा लगाओ। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, कमिटेड रहो, कसम खा लो कि मरने से पहले कम से कम अपना 100 ट्रीज वगैरह लगा के ही मरोगे। ओके, अंडरस्टूड? ओके, माइंड माय लैंग्वेज प्लीज। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स वगैरह लगाना पड़ेगा। क्यों? प्लांट्स वगैरह आप लोग जितना लगाएंगे तो जितना एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एक ऐसा गैस है जिसके वजह से हम लोगों का तापमान बढ़ता है। और दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना हो सके कोशिश कीजिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने का। क्या है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऐसा एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होता हो, बार बार इजीली क्या होता हो, रिन्यू होता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, धूप से निकलने वाला। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोलर पैनल वगैरह, आज के डेट पे तो हम लोग स्ट्रीट लाइट वगैरह में भी सोलर पैनल लगाते हैं, टोटो वगैरह में भी आप लोग चार्ज करने के लिए देखे होंगे, घर में भी हम लोग सोलर लाइट्स वगैरह यूज करते हैं। अभी तो सोलर कुकर वगैरह भी आ गया है। तो ये सभी तमाम हम लोग रिसोर्सेस वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग जितना हो सके जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको कम से कम हम लोग यूज करें। ओके, और तीसरा चीज क्या है जो हम लोग कर सकते हैं,
जितना भी चीजें, जितना भी प्रोडक्ट, जितना भी सामान है, जिन सामान से ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है, कोशिश करो उसको यूज करना बंद करो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लोग शॉर्ट डिस्टेंस जाना चाहते हो, एकदम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप लोग जा रहे हो अपना घर से, कोशिश करो बाइक या गाड़ी से जाने से बेहतर आप लोग साइकिलिंग करो, है ना। इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा, बाइक से जलने वाला जो तेल है वो भी नहीं जलेगा। दूसरी चीज, जो तेल जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो भी कम होगा। और फायदा क्या है, देखिए आप लोगों का सबसे पहला फायदा तो क्या होगा, पैसा बचेगा तेल डालने का। और दूसरा फायदा क्या होगा, फिटनेस, हेल्थ, है ना। आप लोग अगर साइकिलिंग वगैरह करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिलिंग यूज करेंगे, तो आप लोगों का हेल्थ भी बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी काफी हद तक घटेगा। तो मेरे बच्चों, इस टॉपिक का अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, ये डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछूं, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को मैं 3 फ्यूल दूंगा, एक तरफ पेट्रोल दूंगा, एक तरफ डीजल दूंगा और एक तरफ केरोसिन दूंगा, ठीक है। इन 3 फ्यूल आप लोगों का हाथ में देके मैं आप लोगों को बोलूंगा कौन सा वाला फ्यूल अच्छा है। पता है आप लोग सबसे पहले क्या बोलने वाले हो, पेट्रोल अच्छा है। क्यों? क्योंकि सर पेट्रोल अगर मैं बोलूंगा तो बाइक में डाल के चल सकूंगा, स्कूटी में डाल के चल सकूंगा। किसी भी फ्यूल अगर आप लोगों को दिया जाए और पूछा जाए कौन सा वाला फ्यूल अच्छा है, तो आप लोगों को उसका कैलोरीफिक वैल्यू याद होना जरूरी है। तो सबसे बेसिक्स अगर इसका पीछे का कॉन्सेप्ट के पीछे में जाऊं तो ये है, किसी भी जो फ्यूल है सबका अपना अपना हीट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है, ओके। कोई फ्यूल ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, कोई फ्यूल कम हीट प्रोड्यूस करता है। इसके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा वाला फ्यूल बेस्ट है, कौन सा वाला फ्यूल ठीक ठाक है, ओके। मान लेते हैं अगर आप लोगों को मैं सॉलिड फॉर्म पे मैं आप लोगों को पेट्रोल और ये एलपीजी देता हूं, ओके। 1 किलो देता हूं, कितना, 1 किलो आपको पेट्रोल भी दिया और एलपीजी भी दिया। और मैं आप लोगों को पूछता हूं क्या दोनों बराबर है, मान तो 1 केजी 1 केजी, क्या दोनों का दोनों फ्यूल बराबर हीट प्रोड्यूस करेंगे? नो मेरे बच्चों, नो। भलाई इन दोनों का वेट, वजन जो है वो बराबर है, लेकिन दोनों अलग अलग हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी चीज को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अगर हम शिद्दत से डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन किलोजूल, ओके, किलोजूल बाय कंप्लीट बर्निंग और कंप्लीट कंबशन। इसका मतलब ऑफ 1 केजी, यानी कि अगर आप लोगों को कोई भी फ्यूल में 1 केजी फ्यूल उठा के दे दूं और वो फ्यूल जलने के बाद वो फ्यूल एक बार जलने के बाद जो हीट निकलता है किलोजूल पे, जो हीट निकलता है किलोजूल, वो कितना ज्यादा और कम है उसे बोला जाता है या उसको एक्सप्रेस किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू पे। यानी कि अगर आप लोगों को मैं 1 केजी फ्यूल दूं और जलाने के लिए बोलूं, कंप्लीट जलाने के लिए बोलूं, तो उन फ्यूल में से कितना हीट निकलेगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। और हमेशा याद रखना, जैसे कि दुकान में आलू लेने जाते हो तो आप केजी में मान देते हो, वैसा ही कैलोरीफिक वैल्यू भी हम लोग क्या चीज में एक्सप्रेस करते हैं, केजे पर केजी या केजे पर ग्राम। 1 ग्राम में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा या 1 किलोग्राम में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ओके। केजे फॉर किलोजूल, ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। तो एग्जाम में अक्सर कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन पूछा जाता है। अगर हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू का डिफरेंट फ्यूल का चार्ट देखे तो कुछ इस प्रकार का चार्ट होगा। अभी डरना नहीं है, आप लोगों को ये वैल्यू याद नहीं करना है, ओके। खाली ये जो चार्ट है यहाँ से आप लोगों को स्टेटमेंट बेस का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि देख लीजिए इधर काउडंग, सभी को पता होगा, हम लोगों का बचपन में जितना भी खाना पका है काउडंग से ही पका है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे, ओके। तो काउडंग जो है, अगर मैं 1 केजी काउडंग लूंगा तो वो जलने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, 6000 से लेके 8000 किलो जूल तक हीट प्रोड्यूस करता है। और उसके बदला में अगर मैं लकड़ी लूंगा, 1 किलो लकड़ी लूंगा तो वो जलने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, 17000 से लेके 22000 तक हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं कोयला, बायोगैस जो भी हो, जैसे कि मान लो जो पेट्रोल उठा लो, अगर मैं 1 किलो पेट्रोल लूंगा तो 1 किलो पेट्रोल जलने के बाद 1 किलो पेट्रोल जलने के बाद 45000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करेगा।
अगर मैं डीजल का बात करूं तो डीजल जलने के बाद 1 किलो डीजल जलने के बाद 48,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों का घर घर में गैस होगा, अभी जो गैस है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो एलपीजी जलने के बाद हम लोगों का 55,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से आप लोगों को पता चल चुका होगा घर में लकड़ी जलाने से बेहतर एलपीजी जलाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 1 किलो लकड़ी लेंगे उसमें जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उससे कईयों ज्यादा 1 किलो एलपीजी में हीट प्रोड्यूस होता है। देख सकते हैं आप लोग, कहाँ 17,000 कहाँ 55,000। अगर लास्ट वाला जो देखिए हाइड्रोजन गैस, ये बहुत आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है? हाइड्रोजन गैस का है। ये 1 किलो हाइड्रोजन गैस जलने के बाद 1,50,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये लगभग डबल के बराबर है। तो सबसे बेस्ट फ्यूल हाइड्रोजन गैस माना जाता है और हम लोगों का एरा में, हम लोगों का टाइम पे हाइड्रोजन गैस जो हाइड्रोजन एनर्जी है ये काफी हद तक अप्लाइड भी है। यहां से अगर आएगा तो डेफिनेशन आएगा या आप लोगों को स्टेटमेंट दिया जाएगा, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन इज 50,000 किलो जूल पर केजी। तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करके आएगा। ठीक है, आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करना है? तो बोलना है 1 किलो मीथेन, 1 केजी मीथेन जलने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस होता है? 50,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बच्चों, हमने कैलोरीफिक वैल्यू पर फ्यूल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों ने लिया। अभी देखिए बुक में इसके बाद जो है वो रैशनल यूज ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी जब भी बात होता है ना, आप लोगों को पता होगा आज के डेट पे हम लोगों का जनरेशन पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है तो एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो अगर इतना ही रेट पे एनर्जी कंजम्पशन होता गया तो कल के दिन में यानी कि फ्यूचर में हम लोगों का फ्यूचर में आने वाला जनरेशन के लिए कुछ एनर्जी बचेगा ही नहीं। इसीलिए सस्टेनेबल जो कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल कंजम्पशन या सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू किया गया है। ओके, मैं इधर सस्टेनेबल एनर्जी, यूज ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बताने वाला, बस आप लोगों को मोटा मोटी आइडिया दूंगा। सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी का मतलब ये है, इस प्रकार से आज के डेट पे इस प्रकार से आप लोग जितना भी रिसोर्सेस है, जितना भी एनर्जी है उसको यूज करेंगे कि जिन यूज के वजह से आप लोगों का आज का बेसिक नीड्स भी पूरा हो और आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ एनर्जी बचा के भी रखे होते। बेसिकली 2 कैटेगरी में हम लोग डिफाइन करते हैं। एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाता है और उसको दोबारा बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ऑल। ओके, और दूसरा टाइप ऑफ एनर्जी होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी एक बार खत्म होने के बाद फिर से दोबारा आ जाता है, यानी कि रिन्यू होने के लिए बहुत कम टाइम लेता है। तो इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी भी इसको बोला जाता है। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में कौन कौन आता है देखते हैं। सबसे पहले है सोलर एनर्जी, यानी कि जो सन से आने वाला एनर्जी है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी, हवा की मदद से, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, जियो मतलब क्या है? अर्थ का भी एक टेम्परेचर होता है ना, अर्थ गर्म होने से भी वहां से भी हम लोग क्या वगैरह डिराइव कर सकते हैं। और लास्ट वाला है बायोमास एनर्जी। देखिए बच्चों, मैं ये जितना भी ऑप्शन दिया है, जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी दिया, इसमें मैं उतना सभी को, ये चारों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये मोटा मोटी आप लोग बुक से देख लीजिएगा। मैं मेन फोकस करूंगा बायोमास एनर्जी। क्यों? क्योंकि बायोमास एनर्जी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को बायोमास एनर्जी में एक चीज याद करना है, जब भी बायोमास एनर्जी का बात होता है वहां 2 चीज का हमेशा जिक्र किया जाता है। वो है बायोमास फ्यूल, ठीक है। सबसे पहला क्या है? बायोमास फ्यूल, और दूसरा है बायोगैस। क्या है दूसरा?
बायोगैस। ये बाकी का जो सोलर, विंड, टाइडल और जियोथर्मल है, आई रिक्वेस्ट यू पीपल एक बार बुक से गो थ्रू कीजिएगा, उतना टफ नहीं है, आप लोग इजीली समझ जाओगे। लेकिन हाँ, ये बायोमास एनर्जी पे आप लोगों को थोड़ा पढ़ना है। पहले आप लोगों को समझना है बायोमास का मतलब क्या है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इसी वर्ड में आप लोगों का आंसर छुपा है, बायो। बायो मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स। क्या है? लिविंग थिंग्स, यानी कि हर एक वो लिविंग थिंग्स, हर एक वो चीज, जैसे कि वेस्ट मटेरियल लाइक वुड फीलिंग्स, है ना, लकड़ी से निकलने वाला जो है वुड फीलिंग्स, क्रॉप रेडिश जो भी खेती से निकलता है, जो बचा हुआ है, गार्बेज, गंदा, अब गार्बेज मतलब प्लास्टिक्स नहीं आएगा, जो सड़ने वाला चीज है, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल, एनिमल का मल हुआ, सीवेज हुआ, है ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पेड़, एनिमल, ये जितना भी है जो सड़ता है, जो डिकम्पोज हो सकता है, जो डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, ये सभी चीज को हम लोग बोलते हैं बायोमास। बायोगैस मतलब क्या है? पहले डेफिनेशन पे जाइए। व्हेन द स्लरी ऑफ द काउ डंग एंड वाटर इज एलोड टू मेक एरोबिक फर्मेंटेशन, यानी कि जब आप लोग गाय का गोबर वगैरह को स्लरी बना के, यानी कि पानी के साथ मिक्स करके पूरा स्लरी बनाते हो और उसको एरोबिक फर्मेंटेशन होने देते हो, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर आप लोग उन लोगों को सड़ने देते हो, तो जो सड़ता है, सड़ने के बाद वहां से आप लोगों को क्या क्या मिलता है? मीथेन गैस मिलता है। क्या मिलता है? मीथेन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इसी मिक्सचर्स को, यही सभी मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। यही बायोगैस हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। आप लोग ध्यान रखना, बायोगैस जब भी बोला जाता है, सबसे फेमस कौन है? मीथेन, यानी कि CH4। याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी भी बायोगैस का जिक्र किया जाए, मीथेन गैस का याद किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो फर्मेंटेशन है, ये जो एनएरोबिक फर्मेंटेशन है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो भी प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होगा, जिस बैक्टीरिया का नाम मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया है। पूछा जाता है कौन सा वाला बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस बनता है, तो आप लोगों को आंसर देना है मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो मेरे बच्चों, अभी हम लोगों ने बायोमास भी जाना, बायोगैस भी जाना, अभी इसका यूजेस क्या है ये जानना है। तो आप लोगों को बता दो, ये जो बायोगैस है, इसका सबसे बड़ा यूज है फ्यूल के रूप में, हम लोग इसको यूज करते हैं। इट इज द एक्सीलेंट फ्यूल फॉर, इट इज अ एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए सबसे बढ़िया फ्यूल रहेगा। क्योंकि मेरे बच्चों, लकड़ी जलाने से जितना हीट एनर्जी निकलता है, उससे कईयों ज्यादा हीट एनर्जी बायोगैस से निकलते हैं। आप लोग कैलोरीफिक वैल्यू चार्ट में देख भी लिए होंगे, लकड़ी वगैरह से लगभग 17,000 से लेके 22,000 किलो जूल तक हीट निकलता है 1 केजी जलाने से। उसके जगह में ठीक बायोमास अगर हम लोग 1 केजी जलाएंगे तो लगभग 35,000 से लेके 40,000 किलो जूल तक हीट निकलेगा। इसीलिए ये बेस्ट फॉर कुकिंग फ्यूल है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग इसको जलाएंगे तो कोई धुआं वगैरह, कोई स्मोक वगैरह नहीं निकलेगा, जिसके वजह से कोई ऐश वगैरह भी निकलने वाला नहीं है। इसीलिए ये वाला जो फ्यूल है, इसको बेस्ट फ्यूल फॉर कुकिंग माना जाता है। और सेकेंड पॉइंट ये है, ये यूज करने से हम लोगों का पॉल्यूशन होगा नहीं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काफी हद तक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तीसरी क्या है, हम लोग जो स्ट्रीट वगैरह में लाइट्स लगाते हैं, वो लाइट को भी जलाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बायोगैस को। और चौथा है मशीन्स वगैरह है, मशीन्स के इंजन्स वगैरह हम लोग चलाने के लिए पेट्रोल डीजल के जगह में हम लोग बायोगैस भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा हम लोगों का बायोगैस का तमाम यूजेस वगैरह। और आप लोगों को बता दूं, ये सबसे बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि ये हम लोगों का पैसा वसूल करता है। क्यों? देखिए, जो भी हम लोग इस पे इनपुट्स डालते हैं ना, काफी हद तक हम लोगों को क्या निकलता है? मीथेन वगैरह निकल के इसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है इस प्रोसेस से,
वो भी नुकसान नहीं होता है, वो भी वेस्ट नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखिए दो काम हुआ, एक तो ये मेथड से ये बायोगैस एक तो हम लोग फ्यूल के रूप में भी यूज किया, और बायोगैस निकालने के लिए जो भी प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग मल के रूप में भी यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक मल के रूप में भी यूज करेंगे। तो दो यूजेस हुआ, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये वाला स्टेप्स हम लोगों का 100% पैसा वसूल है। ओके मेरे बच्चों, अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंड टू द चैप्टर पहुंच चुके हैं। अभी देखिए, अभी हम लोगों का टॉपिक है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में बेसिकली दो सब टॉपिक्स है। वो क्या है? बायोफ्यूल में इथेनॉल एंड बायोडीजल है। क्या इथेनॉल में सबसे पहले पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना है? इट इज एन एल्कोहल। जी हाँ, पापा का वाला एल्कोहल नहीं है, ये दूसरा एल्कोहल है। ओके, तो ये जो इथेनॉल है ये एक्चुअल में क्या है? एल्कोहल है। तो ये जो अल्कोहल है ये हम लोगों का बेसिक फ्यूल्स के साथ मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं? एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन फ्यूल्स भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा चीज ये बनते कैसे? ये बनते हैं स्टार्च और सेल्यूलोज जैसा। इट इज प्रोड्यूस आफ्टर द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज। और तीसरी पॉइंट क्या है? ये फ्यूल ऐसा फ्यूल है जो फ्यूल यूज करने से हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक्स वगैरह बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। बायोडीजल, नाम से ही पता चल रहा है बायोडीजल। ओके, तो देखिए ये जो बायोडीजल है ये वगैरह यूज करने से हम लोगों का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन काफी हद तक क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो बायोफ्यूल्स में बेसिकली इथेनॉल और बायोडीजल का बात किया जाएगा, सब जिसमें इंपॉर्टेंट है इथेनॉल का। लोगों ने बायोगैस भी पढ़ लिया, बायोफ्यूल्स एंड ऑल सब कुछ पढ़ लिया। बार बार आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, जब भी बायोफ्यूल या बायोगैस का बात किया जाएगा मीथेन हमेशा आता है। तो मीथेन से ही रिलेटेड दो फ्यूल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला फ्यूल है क्या है? CBM, जिसका फुल फॉर्म है कोल बेड मीथेन। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे वाला पॉइंट क्या है? कोल बेड मीथेन इज अ गैसेस फ्यूल। ये कैसा फ्यूल है? ये है हम लोगों का गैसेस फ्यूल है। और दूसरा चीज देखिए, इट कैन बी कलेक्टेड एज अ गैस बाय ड्रिलिंग स्टील पाइप्स डीप इनसाइड द लेयर ऑफ। जहां जहां भी आप लोगों का कोल माइंस होगा वहां मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कोल रॉक्स वगैरह को हम लोग पाइपलाइंस, स्टील पाइप्स के थ्रू ड्रिल करके हम लोग जो भी मीथेन गैस वगैरह है उसको ड्रेन आउट करते हैं, और इसी को हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोल बेड मीथेन। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोगों का लास्ट टॉपिक मीथेन हाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि सॉलिड कंपाउंड ऑफ मीथेन। ये जो मीथेन हाइड्रेट है ये कैसा कंपाउंड है? सॉलिड कंपाउंड है। तो दूसरा रीजन, ये कहाँ पाया जाता है? ये ज्यादातर पोलर रीजन में देखने को मिलता है, और समुद्र वगैरह में भी, सी लेवल्स वगैरह में भी ये देखने को मिलता है। और दूसरी चीज माना जाता है जितना भी हम लोगों का सोर्स ऑफ एनर्जी है, उन सोर्स ऑफ एनर्जी में से सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों का मीथेन हाइड्राइड ही है। इसीलिए साइंटिस्ट वगैरह प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाला दिन पे, यानी कि इन फ्यूचर पे सबसे भयंकर सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों का फ्यूचर फ्यूल क्या होगा? मीथेन हाइड्रेट होगा। और आप लोगों को बता दूं, जहां से एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है कि मीथेन हाइड्राइड को क्यों फायर आइस बोला जाता है? क्या आप लोगों ने कभी आइस वगैरह यानी कि बर्फ वगैरह में आग लगता हुआ दिखाई दिया है? नो ना। लेकिन फिर भी मीथेन हाइड्राइड को हम लोग क्या बोलते हैं? फायर आइस बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है, जब भी ये मीथेन हाइड्राइड कोई फायर या कोई मतलब कंबशन सपोर्ट करने वाला मटेरियल्स के सामने आता है तो इसमें आग लग जाता है, और हम लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि पूरा आइस क्यूब में, किसमें? पूरा आइस क्यूब में ऐसे करके आग लगा है जैसा दिखेगा। इसीलिए हम लोग मीथेन हाइड्राइड को फायर आइस भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर खत्म होता है। तो अभी बचता है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैं अगला लेक्चर पे लेके आऊंगा। देखिए मेरे बच्चों, वन शॉट वाला मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन आप लोगों को बता दूं मैं जिस कैमरा से शूट कर रहा हूं वहां थोड़ा स्टोरेज इश्यू होने के कारण मैं वन शॉट नहीं बना पा रहा हूं। इसीलिए मैं सेगमेंट
हिसाब से भेज रहा हूँ, और जो मैंने जो हम लोगों का मैप बनाया था उस मैप के हिसाब से थोड़ा आगे ही मैं चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा स्कूल वर्क पे बिजी रहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा एडवांस में ही भेज रहा हूँ, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर ले। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 11:57 है ना। तो देखिए बच्चों, ठंडा है मेरे को पता है, ओके, अभी विंटर लग चुका है, ठंडा लग रहा होगा, पढ़ने का मन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे बच्चों एक रिक्वेस्ट है, ये हम लोगों का फाइनल पुशअप है, ठीक है, ये हम लोगों का फाइनल टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए अपने आप को थोड़ा एनर्जी दो, अपने आप को पुश करो, सेल्फ डिसिप्लिन रखो, और जैसे हो सके अपने आप को रेडी रखो प्रिपेयर करने के लिए। देखिए, एंड वक्त में छक्का मारने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ यार। अभी पूरा साल तो हम लोगों ने वैसा उड़ा दिया, अभी 2 महीने एक बार एकदम अपना गियर चेंज करके देख लेते हैं ना, रीस्टार्ट करना है हम लोगों को, अपना पोजीशन पे कम बैक करना है, ओके, एक बार कोशिश करें, बस एक बार। क्यों? ना जाने आप लोगों का रिश्तेदार लोग है ना जाने कोई आपका पड़ोस लोग ये आपका फेलियर देखने के लिए वेट कर रहे होंगे, है ना। तो अपने आप को रेडी रखो, है ना, उन लोगों के सामने कभी भी ऐसा मौका दो ही मत, है ना। तो आप लोग कर सकते हो, कम से कम आप लोगों से जितना है, जितना आप लोग कर सकते हो, जितना आप लोगों का एबिलिटी है, वहां तक तो आप लोगों को रीच करना ही करना पड़े। मैं भी रेडी हो चुका हूं आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए, अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ अंतिम जर्नी तक बने रहने का। कमबैक सीरीज में एकदम मैं अपना 100% दूंगा, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, बाकी का बात आप लोगों के ऊपर है। देखिए, अगर आप लोग डिसिप्लिन रहेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे और रोड मैप के हिसाब से चलेंगे तो ऑब्वियसली फिजिकल साइंस में आप लोगों को अच्छा मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अभी इस लेक्चर्स को यही खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, आप लोग समझ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आ रहा है, जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेशन पे अपना जो भी डाउट्स वगैरह है वो ड्रॉप करने में हेजिटेट मत फील कीजिएगा, फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस। और लास्ट में जाते जाते ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज 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 डू कॉन्टेक्ट मी, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर पे। गेट रेडी फॉर कम बैक, ओके, बाय बाय।